हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया गया है 100% फ्री एजुकेशन। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो चैप्टर संसाधन हमने पूरा कर लिया है उसके टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन के बारे में कि आज हम लोग क्या इसमें पढ़ेंगे। कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत हमने सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। संसाधन से संबंधित जितने भी टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसके अलावा हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब बारी आती है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट सीरीज की। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग किस तरह से क्वेश्चन का उत्तर देंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, और अंत में हम देखेंगे कि हमने इसका सही उत्तर क्या रखा है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है संसाधन क्या है। एक संसाधन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कई बार कि संसाधन क्या होता है। संसाधन वो होता है जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। देखते हैं आपने इसका आंसर क्या रखा है और हमने इसका एक सही आंसर क्या रखा है। कोई भी प्राकृतिक या मानवीय संपत्ति जिसका उपयोग मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, संसाधन कहलाती है। मैंने जो भी डेफिनेशन बताई वो बहुत कॉमन डेफिनेशन जो हम किताब में पढ़ते हैं। हर वो वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे उसे संसाधन कहते हैं। लेकिन अगर आपको उत्तर का अच्छा मार्क्स लेकर के आना है, अच्छे नंबर लेकर के आना है, तो आप व्यवस्थित भाषा का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि इस उत्तर में किया गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कोई भी प्राकृतिक या मानवीय संपत्ति जिसका उपयोग मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, संसाधन कहलाती हैं। तो संसाधन प्राकृतिक और मानवीय, मानव द्वारा निर्मित दोनों ही चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हमने संसाधनों के प्रकार में भी पढ़ा है ना कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, ये तीनों तरह के संसाधन आखिरकार करते क्या हैं? ये मानव की आवश्यकता की पूर्ति ही तो करते हैं। तो अगर ये उत्तर किसी ने लिखा है तो बहुत अच्छा उत्तर है, इसके आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उल्लेख कीजिए। विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाह रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, हमने क्लास के दौरान इसके बारे में अच्छे से चर्चा की है। मैंने आपको बताया था कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। संसाधनों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। और पहला जो है वो है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा प्रकार आपका है मानवीय संसाधन। आइए समझते हैं इसका आंसर किस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इसको और ज़्यादा बड़े रूप में लिखना है तो इसमें आपके पास में बहुत सारा अलग से डेटा भी है, जो कि हम लोग वीडियो के दौरान कर चुके थे। अगर आपको लिखना है इसका उत्तर बड़ा, अगर आपसे इतना ही बड़ा पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे उत्तर बड़े उत्तर की मांग की जा रही है, अगर लिखा गया है कि विभिन्न प्रकार के संसाधनों की चर्चा करें, तो जब चर्चा की जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 3 संसाधनों के नाम तो लिखना ही है, लेकिन आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? इन तीनों संसाधनों के उदाहरण को भी अगर आप जोड़ दोगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करो कि मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो आप लिख सकते हैं ना पवन, और आप लिख सकते हैं सौर ऊर्जा, और जितने भी खनिज संपदा है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर। वैसे ही मानव निर्मित संसाधन में आपको कुछ संसाधनों के नाम लिखने हैं, जैसे कार, जैसे मोटरसाइकिल, कुछ भी आपको जो दिखता है वो सब लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो किताबों में लिखा गया है वही। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि सारी मानव निर्मित संसाधन है। और मानव संसाधन में आपको क्या लिखना है दोस्तों? आपको लिखना है जैसे कौशल, जैसे ज्ञान, ऐसा उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो आप अपने उत्तर को बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उत्तर छोटे ही रूप में पूछा गया है तो आप केवल इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, उदाहरण लिखना उसमें आवश्यक नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा लिखना है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि मानव निर्मित संसाधन
और प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपको यहाँ बिल्कुल ये नहीं समझाना है कि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं और प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, केवल आपको क्या देना है, आपको बताना है कि मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण ही तो बताने हैं। तो आपको कैसे, आप सीधे उदाहरण नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि मानव निर्मित संसाधन और फिर डैश लगा करके उसके उदाहरण लिख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन और फिर डैश लगा करके उसके उदाहरण लिख सकते हैं। दोस्तों, उत्तर लिखने का जो सही पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आप पहले प्रश्न को देखें कि प्रश्न में पहले क्या पूछा गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले लिखते हैं प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण, क्योंकि पढ़ा तो हमने पहले प्राकृतिक संसाधन है, पहला प्रकार तो वही है, लेकिन प्रश्न में मैंने क्या किया है, पहले डाल दिया क्या, मानव निर्मित संसाधन। अब आपका उत्तर में जो पहला लाइन, जो पहले आप उदाहरण लिखोगे तो किसके उदाहरण लिखने पड़ेंगे आपको लिखने पड़ेंगे मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण। उसके बाद आपको उदाहरण लिखने पड़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के। जिस फॉर्मेट में, जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आंसर भी, उत्तर भी उसी प्रकार से दिया जाना चाहिए। अगर फर्ज करो कि मैं आपसे पूछ लूँ कि आपका नाम बताए और आपके पिताजी का नाम बताए, तो आप पहले क्या बोलोगे, मेरे पिताजी का नाम ये है और मेरा नाम ये है, लेकिन वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपसे पहले क्या पूछा गया कि आप अपना नाम बताएं और अपने पिताजी का नाम बताएं। तो आप अपने पिताजी का नाम पहले नहीं बता सकते, क्योंकि आपसे प्रश्न जिस फॉर्मेट में पूछा गया है, आपका उत्तर भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन का सही उत्तर है। पहले हमने किसको रखा है, मानव निर्मित संसाधन है। कौन कौन से, जैसे कपड़े मानव निर्मित संसाधन है, हम ही बनाते हैं। बर्तन, जो बर्तन आपके घर में स्टील के बर्तन और जो प्लास्टिक के जितने भी बर्तन आपको मिलेंगे, वो सारे बर्तन क्या है, वो मानव द्वारा निर्मित है। अनाज हम उगाते हैं, किसान ही अनाज उगाता है। कंघी, शहद, जो आप किताबें पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, वो इंसानों ने ही बनाई है। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने उत्तर में जो आपको लिखा हुआ है यही आप उत्तर में लिखें, आप चाहे तो इसके ऑप्शन बदल भी सकते हैं, उदाहरण तो कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप उदाहरण रट के जाएं, बस आपको पता होना चाहिए कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो दूसरा क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण उसने बाद में पूछा, तो हमारा उत्तर बाद में होगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या क्या होंगे। जैसे भूमि, ये जो ज़मीन है ये प्राकृतिक संसाधन है। जैसे वायु, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। जल, धूप या सौर ऊर्जा भी लिख सकते हैं इसकी जगह। वर्षा, वन और खनिज संपदा, ये सारी प्राकृतिक संसाधन है। तो वनस्पति भी लिख सकते हैं इसमें आप। तो जो भी आपको उत्तर लिखना है वो कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर आपको इसका दूसरा फॉर्मेट बदलना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसका उत्तर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अपनी कॉपी में आप एक डिवाइड कर दें, एक तरफ आप लिखिए मानव निर्मित संसाधन और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, दूसरी तरफ आप लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन, और फिर आप उदाहरण लिख सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है दोस्तों, इसमें भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ वो, आप चाहे तो ऐसा पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको इसको और बेहतर बनाना है तो एक लाइन जोड़ सकते हैं, मानव द्वारा निर्मित संसाधन मानव संसाधन कहलाते हैं, और प्रकृति द्वारा निःशुल्क दिए गए संसाधन, उपलब्ध संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन केवल उदाहरण की बात करता है तो हम लोग उदाहरण ही लिखेंगे। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इसी तरीके का कुछ आंसर लिखा है या लिखने का प्रयास करेंगे तो ये बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संसाधनों का मूल्य है, चर्चा करें। संसाधनों का मूल्य है, चर्चा करें। देखिए, अगर जहां पर आपको ये शब्द मिल गया चर्चा करे, इसका मतलब मूल्य से संबंधित सारी बातें करनी है। अब इसमें आपको उत्तर की लिमिट नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कि 1-2 लाइन में इसको खत्म कर दे, ऐसा उत्तर बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि मूल्य से संबंधित सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेगी। आशा करता हूँ कि आपने इसका आंसर बहुत अच्छा लिखा होगा। अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मूल्य हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो देखिए बहुत बड़ा उत्तर आपके सामने आ गया, लेकिन बड़ा उत्तर देख करके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सिंपल सी चीज़ें इसमें लिखी गई है। देखिए उत्तर क्या बोलता है, कोई भी वस्तु या पदार्थ, कोई भी वस्तु या पदार्थ तभी संसाधन बनता है जब उसका कोई मूल्य होता है। ये क्लास के दौरान हम लोग बात कर चुके हैं। कोई भी वस्तु या संसाधन, कोई वस्तु या पदार्थ तभी संसाधन कहलाएगा जब उसका कोई मूल्य होगा। अब मूल्य मैंने बताया, मूल्य भी 2 प्रकार के होते हैं।
मैंने बताया था आपको क्लास के दौरान कि मूल्य दो प्रकार के होते हैं, मूल्य को भी अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। मूल्य यानी आर्थिक मूल्य होने जो संसाधन जिनका आर्थिक मूल्य होता है और किसी संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं भी होता है। तो ये दो श्रेणियां भी हमने बांटी थी, इसको भी आप उत्तर में मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वस्तु की उपयोगिता उसे एक मूल्य देती है। अगर किसी वस्तु का आपके जीवन में मूल्य तभी बढ़ सकता है जब आप उस वस्तु का उपयोग समझे। अगर कोई वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप उसको फेंक देते हो, इसका मतलब आपके जीवन में उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। तो इसमें आगे हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, वस्तु की उपयोगिता उसे एक मूल्य बना देती है या मूल्य देती है। एक संसाधन के रूप में एक ऐसी वस्तु है जिसकी उपयोगिता है। तो मूल्य क्या है, मूल्य एक संसाधन के रूप में ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है जिसकी उपयोगिता है। सभी संसाधन कुछ मूल्य तो रखते ही हैं, सभी संसाधनों का कुछ मूल्य होता है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु के मूल्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो मैंने अभी आपसे बात की कि वस्तु का मूल्य दो श्रेणी में बांटा गया है, तो वो दो श्रेणियां क्या है, दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिनका आर्थिक और व्यावसायिक मूल्य हो, ऐसे संसाधन जिनका आर्थिक व व्यावसायिक, आर्थिक व्यावसायिक का मतलब जिसका मूल्य हम लोग पैसे से आंकते हैं, यानी जिन वस्तुओं को खरीदने के लिए आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता है, कुछ पैसा आपको उसमें लगाना पड़ता है, तभी आपको वो वस्तु हासिल हो सकती है। तो ऐसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, जिनका आर्थिक और व्यावसायिक मूल्य होता है। और दूसरी है ऐसे संसाधन जिनका आर्थिक और व्यावसायिक मूल्य नहीं होता है, जो हमें फ्री में मिलती है। जैसे प्राकृतिक जितने भी दृश्य आप देख रहे होते, प्रकृति की हर वो चीज़, प्रकृति का जितने भी लुभावने दृश्य आप देखते हैं, प्रकृति का मज़ा लेते हैं, किसी पहाड़ी क्षेत्र पर जा कर के हवा का मज़ा ले रहे हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन उनका मूल्य होता है, लेकिन आर्थिक मूल्य उसका नहीं होता है, मूल्य तो होता है। तो दो तरह की हमने बात की कि जिनका आर्थिक और व्यावसायिक मूल्य नहीं होता, ये श्रेणी नंबर 2 हो गई। धातु एक ऐसा संसाधन है जिसका आर्थिक महत्व होता है। तो धातु किस तरह का मूल्य हो गया, जिसका आर्थिक और व्यावसायिक दोनों मूल्य होते हैं, क्योंकि धातु है और खनिज संपदा का इस्तेमाल उद्योगों में किया जाता है। तो जैसे सोना एक धातु है, बहुमूल्य धातु है, हीरा एक धातु है, बहुत बहुमूल्य धातुएं हैं जिनका आर्थिक महत्व होता है। ठीक है, क्योंकि हम अपने दैनिक उपयोग के लिए इससे कई उत्पाद बनाते हैं। दूसरी ओर एक सुंदर दृश्य, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, एक सुंदर भू दृश्य जो आप देख सकते हैं, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो मैंने इसमें क्या किया, पहले तो बता दिया कि मूल्य क्या होता है, और फिर बता दिया कि मूल्य की दो अलग अलग श्रेणियां हैं, और उन श्रेणियों को भी बता दिया कि वो किस तरह की श्रेणियां हैं, और साथ ही में उन श्रेणियों के एक एक उदाहरण भी इसमें डाल दिए। तो आपका उत्तर इस तरह से सटीक हो जाता है। लेकिन फिर भी इसे एक संसाधन माना जाता है, क्योंकि हम मानव मन का आनंद लेते हैं। देखिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिला है सुंदर दृश्य, जैसे आपको कोई बोल दे कि इंद्रधनुष एक संसाधन है, तो आपका दोस्त बोलेगा कि इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, तो आप बोलोगे इससे मेरा मन प्रसन्न हो गया है, इससे बड़ा अच्छा लग रहा है, मन में अच्छा फीलिंग आ रही है। तो ये सब क्या है, आपका मन जब आनंदित हो जाता है किसी चीज़ को देखकर, तो आप क्या बोलेंगे कि यार ये तो एक बड़ा अच्छा संसाधन है, जब जब इंद्रधनुष आएगा तब तक मैं इसको देखने जाऊंगा। और कई बार जब बारिश होने के बाद बहुत सारे लोग तालाब या बांध को घूमने के लिए जाते हैं, तो वो भी कुछ इस तरह का ही अनुभव होता है। चलिए दोस्तों, ये उत्तर हमारा हो गया है। एक बार दोबारा से इसको अच्छे से देख लीजिए, और इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। लिखा जरूर गया है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, लेकिन यहाँ पर भी आपको उत्तर काफ़ी बड़ा ही लिखना पड़ेगा। टिप्पणी करना मतलब पवन ऊर्जा क्या होती है और इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, पवन ऊर्जा का क्या, आपने बहुत जगह पवन ऊर्जा देखी होगी, ऐसे कुछ डायग्राम बनता है और फिर उसमें ऐसे कुछ ब्लेड्स होती है जो पवन ऊर्जा घूमती रहती है। और ये पवन ऊर्जा करती क्या है, ये जो ब्लेड होती है आपकी पवन चक्की, जो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, पवन चक्की। ये पवन चक्की करती क्या है, ये पवन चक्की क्या करती है, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है।
अब ये बहुत ऊंचाई पर लगाई जाती है, ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों पर जहाँ पर हवा बहुत तेज़ गति से आती है वहाँ पर ये लगाई जाती है। अब फर्ज़ करो कि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है, अगर हवा बहुत तेज़ चलेगी तो इन ब्लेडों को वो क्या करेगी, घुमाएगी, और ये ब्लेड जब घूमेगी तो इन ब्लेडों से इससे टरबाइन घूमता है और ये टरबाइन आपकी एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, और ये टरबाइन से जो एनर्जी निकलेगी उसको हम लोग यहाँ पर एक एक्सटेंशन पे जा कर के उसको स्टोर कर लेंगे, और वहाँ के बाद इसको एक ग्रिड में बना होता है। इस ग्रिड में हम इस एनर्जी को यहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ ले आते हैं और फिर धीरे धीरे तारों के माध्यम से घरों और फैक्ट्रियों और स्कूलों में इसको भेज देते हैं। तो यही एक तरीका है। तो पवन ऊर्जा का संक्षिप्त टिप्पणी में हम लोगों को यह सारी प्रक्रिया ही तो लिखनी है। तो आइए देखते हैं हमारा उत्तर क्या इस प्रक्रिया के जैसा ही है कि या उत्तर कुछ और ही है। तो समझते हैं। पहली बात यही होती है कि प्रश्न को हमने समझा किस तरह से। जिस तरह से आप प्रश्न को समझते हैं आपका उत्तर भी उसी दिशा में होता है। अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हम इसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो देखते हैं हमने इसे किस तरीके से पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर देखिए, पहली बात तो इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपको। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देंगे, पवन ऊर्जा दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि पवन कभी खत्म नहीं होगा। जिस बिजली से आपका पंखा चल रहा है वो बिजली जो है वो बहुत महंगी है और वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि वो अनवीकरणीय संसाधन में से एक है। लेकिन अगर बिजली को आपको विकल्प चाहिए तो आपके पास दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, पवन ऊर्जा, और दुनिया में सबसे तेज से यही चल रहा है। एक पवन टरबाइन एक पंखे के विपरीत काम करता है, और पवन बनाने के लिए बिजली का उपयोग करने के बजाय टरबाइन बिजली बनाने के लिए हवा का उपयोग करता है। जो टरबाइन जो हम लोग घुमाते हैं वो क्या करता है, बिजली बनाने के लिए हवा का उपयोग करता है। वो हवा जैसे ही उन पंखों से टकराती है और वो पंखे घूमना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये पंखे वो पंखा नहीं है जो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पंखे वो पवन चक्की के ब्लेड की बात यहाँ पर हो रही है। अब क्या हो रहा है कि ये जो बिजली बनाने के लिए हवा का उपयोग करते हैं, हवा ब्लेड को घुमाती है जो एक शाफ्ट को घुमाती है। उसके अंदर एक शाफ्ट लगा होता है जो उसके साथ साथ घूमता है और एक जनरेटर से जुड़ी होती है। ये जनरेटर क्या करता है, जनरेटर में वो बिजली जाती है और जनरेटर जैसे घूमता है तो बिजली प्रोड्यूस होती है। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर का मेन काम क्या है, जनरेटर क्या करता है, किसी अगर कोई काइनेटिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है तो उसको बदल देगा किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। तो जो आपकी ऊर्जा बदली जा रही है वो कौन बदल रहा है, वो आपका जनरेटर उस ऊर्जा को बदल रहा है। तो जनरेटर बिजली बनाता है और बिजली को एक ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों के माध्यम से एक सब स्टेशन में भेजा जाता है। ट्रांसमिशन और वितरण लाइन के माध्यम से, वितरण लाइनें क्या है, जो तार बिजली के आप देखते हो ये सब सर्विस लाइन, इन्हें वितरण लाइन ही कहते हैं। और इस तारों के माध्यम से एक सब स्टेशन पर भेज दी जाती हैं और इस स्टेशन से घरों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। स्टेशन से फिर घरों, व्यावसायिक घरानों और स्कूलों में भेजा जाता है। पवन टरबाइन का पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो पवन चक्कियाँ बनाई जाती हैं ये पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं करते हैं, ये बिल्कुल पर्यावरण के इको फ्रेंडली होते हैं, तो पर्यावरण के दोस्त कहे जाते हैं। ऐसे में इसका इस्तेमाल करना तो बिल्कुल सही लगता है क्योंकि इसका फर्क भी उस पर नहीं पड़ रहा है। इसलिए पवन ऊर्जा को लोकप्रियता प्राप्त हो गई है। अब पवन ऊर्जा लगातार दुनिया में लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें अलग से आपको कोई संसाधन नहीं रखना पड़ रहा है, दूसरा ये पर्यावरण को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचा रही है और ये आपको बहुत सस्ते में बिजली मिल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह अधिक परंपरागत बिजली स्रोतों के साथ आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी भी होता जा रहा है। परंपरागत बिजली वो बिजली है जो आपके घर में अभी वर्तमान में चल रही है। ये परंपरागत बिजली, देखिए आप कोई दूसरी चीज़ तब लेते हो जब आपको वो बराबर मात्रा में मिले और कम पैसों में मिले। फॉर एग्जाम्पल आप जो पेन इस्तेमाल करते हो, मान लो मेरा पेन है ये, मैं एक पेन इस्तेमाल करता हूँ, अगर मुझे सेम दूसरी कंपनी का पेन बेहतर मिल जाए और उसकी प्राइस भी कम हो और काम भी वो बराबर कर रहा है, तो क्यों मैं उस पेन की ओर नहीं आकर्षित होऊंगा। तो पवन ऊर्जा लोगों को आकर्षित कर रही है कि एक तो इसका प्राइस भी कम लग रहा है क्योंकि धीरे धीरे अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगी तो इसका प्राइस भी कम हो जाएगा, और दूसरा ये इको फ्रेंडली भी है। हमारा कर्तव्य भी हम लोग निभा पाएंगे कि पर्यावरण के प्रति हम भी सजग हैं और पर्यावरण के प्रति हम हमारा दायित्व पूरी तरह से निभा रहे हैं। ऐसे में आप पवन ऊर्जा के इस विकल्प को चुन सकते हैं। तो एक ऐसा तथ्य जो एक व्यवहार्य ऊर्जा स्रोत के रूप में इसकी संभावनाओं को काफ़ी सुधार रहा है वो पवन ऊर्जा है।
तो देखिए पवन ऊर्जा के बारे में हमने व्यवस्थित शब्दों में किस तरह से इस उत्तर को समझा है। मैंने जो प्रक्रिया बताई थी प्रक्रिया वही है। अगर आपके दिमाग में खाली पवन ऊर्जा कैसे बनती है वो प्रक्रिया भी है तो उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, पर बशर्त ये है कि आपकी भाषा सटीक होनी चाहिए जो कि इस उत्तर में दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये उत्तर पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है अजैविक संसाधन क्या होते हैं। अब इसमें न तो पीछे लिखा हुआ है कि चर्चा करें, न तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि चर्चा करें, और न ही लिखा हुआ कि टिप्पणी करें। तो टिप्पणी और चर्चा जो दो शब्द थे ना, टिप्पणी करें और चर्चा करें, अगर ये शब्द नहीं है तो बहुत लंबा उत्तर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आइए समझते हैं इसका उत्तर क्या है। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, हमने इसकी तो बात की है। संसाधन के जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हमने इसकी बात की है कि अजैविक संसाधन क्या होते हैं। अजैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, और ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अजैविक जैसे एग्जाम्पल दे दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोयला एक संसाधन है, अजैविक संसाधन है, जो आपको अंदर से निकल रहा है, जो ज़मीन के अंदर से निकलता है। उसमें फिलहाल जीवन तो नहीं है लेकिन वो जीवाश्म है और ये बनता भी बहुत सालों में है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। उसके अलावा बहुत सारे खनिज, सोना, हीरा, जितने भी चांदी जो भी निकल रहा है सब अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये जैविक संसाधन का पूरा उल्टा है। तो समझते हैं इसको आगे ये क्या है, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। अजैविक संसाधनों में जैसे भूमि, जल, वायु और खनिज आते हैं। तो भूमि, जल, वायु और खनिज आते हैं। जैसे सोना, लोहा, तांबा और चांदी जैसी निर्जीव चीज़ें शामिल होती है, जिनमें भी जीवन नहीं होता है, वो सारी निर्जीव चीज़ क्या कहलाती है, वो अजैविक संसाधन कहलाती है। और अजैविक संसाधन नवीकरणीय नहीं होते हैं। नवीकरणीय नहीं, इसका मतलब इनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। ज़्यादा कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, क्योंकि वे अधिक उपयोग करने से समाप्त हो जाते हैं। ज़्यादा खनिज हम लोग निकालेंगे, ज़्यादा सोना निकालेंगे तो सोना एक लिमिटेड मात्रा में ही तो दफन है, और अगर उसको निकाल दिया हमने, ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसको बनने में वैसे भी काफ़ी समय लगता है, तो ऐसे में उसकी मात्रा खत्म हो जाएगी। उनके बनने की दर बहुत धीमी है। अजैविक संसाधनों की उपयोगिता उनकी पहुँच पर निर्भर करती है। अगर वो बहुत महंगा है तो आपको नहीं मिलेगा, अगर बहुत कम जगह तो भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे सोना धीरे धीरे कितना महंगा होता चला जा रहा है, और उसके अलावा और कोई बहुत सारी धातुएं जैसे हीरा है, जैसे प्लेटिनम है, बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। महंगी होने का कारण क्या है, दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनकी उपयोगिता और उनकी पहुंच, दूसरा उनका मूल्य। तो पहुंच भी उनकी आप तक नहीं है क्योंकि वो है ही कम, और दूसरा उनका मूल्य बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। उनके कुल भंडारण को मानवीय प्रयासों से नहीं बढ़ाया जा सकता। हम लोग कितनी भी मशीनें बना ले, हम लोग कितना भी कुछ कर ले, क्या हम सोना धरती के अंदर जो दबा हुआ है उसको बढ़ा सकते हैं? रातों रात क्या सोना बढ़ जाएगा? क्या रातों रात पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह बढ़ सकते हैं? तो ये अजैविक पदार्थ जो हैं ये बढ़ नहीं सकते, ये हमेशा कम ही होंगे, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा ही ये बनते हैं। मानव इनको नहीं बना सकता। उद्योगों के विकास के लिए इन संसाधनों की बहुत मांग है। तो मैं किन संसाधनों की बात कर रहा हूँ? मैं इन खनिज संसाधनों की बात कर रहा हूँ जिनका उद्योगों के विकास के लिए बहुत ज़रूरत है। इन्हें हम लोग कच्चा माल भी कहते हैं। जो आप सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो किसी उद्योग से बनी हुई है, और उद्योगों को पहले खनिज तत्व प्रदान किए गए हैं, फिर उन्होंने उन चीज़ों से आपके लिए बेहतर उत्पाद बनाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में शब्द बदल दिया गया है। शब्द लिखा गया कि अक्षय संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहली बात तो ये अक्षय संसाधन क्या होते हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप उत्तर आराम से लिख लोगे। तो अगर मैं इसको हिंट दे के समझाऊं कि अक्षय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जिनकी सीमा जो है, भंडारण सीमा जो भंडार जो है वो असीमित है। कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नवीकरणीय संसाधन ही अक्षय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन ही क्या कहलाते हैं? अक्षय संसाधन कहलाते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका उत्तर लिखना आपको बहुत आसान हो जाएगा। समझते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या है? अक्षय संसाधनों, पहले आपको बताना पड़ेगा अक्षय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन है
तो अक्षय संसाधन ही नवीकरणीय संसाधन है, पहले तो ये बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद नवीकरणीय संसाधनों की जो भी विशेषता आपको पता है वो सारी आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जिन्हें आसानी से बदला या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। सूरज की रोशनी, जैसे सूरज की रोशनी जो है ये अक्षय ऊर्जा है। क्या सूरज की रोशनी जो है वो, सूरज की जो रोशनी है उसको आसानी से बदला जा सकता है? अब देखिए बदला कैसे जा सकता है। सौर जो ऊर्जा है उसको हम लोग सोलार प्लेट के द्वारा उससे ऊर्जा निकाल सकते हैं, विद्युत बना सकते हैं, तो हमने इसको बदल दिया। लेकिन क्या है कि हम इसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये असीमित संसाधन है। तो बढ़ते आगे इसमें और क्या लिख सकते हैं, जैसे हवा। हवा ऐसे संसाधन है जो लगातार उपलब्ध होते हैं, यानी सूरज की रोशनी और हवा ये दोनों कैसे संसाधन है जो लगातार उपलब्ध है, जिनकी मात्रा मानव उपभोग से प्रभावित नहीं होती है। आप कितनी भी सौर ऊर्जा इस्तेमाल कर ले कभी खत्म नहीं होगी। इसी वजह से ऊर्जा की इन दो रूपों पर पूरी दुनिया बार बार बात कर रही है कि हमें ऊर्जा की दृष्टि से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर काम करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उतना हमारा इस दूसरी ऊर्जा पर से निर्भरता खत्म होगी। और जो महंगाई आपके सामने बढ़ रही है, जो समस्याएं आपके सामने लगातार बनती जा रही हैं, उनका समाधान भी ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ही हैं। कई नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मानव उपयोग से समाप्त हो सकते हैं। अब पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को छोड़ दे तो बाकी बहुत सारे ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं जो मानव प्रयोग से समाप्त भी हो सकते हैं। समाप्त नहीं होंगे तो हम लोग उनको दूषित भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जल, हमारा जो पानी है जो पीने का, वैसे भी पूरी दुनिया में पीने का पानी बहुत कम है, और अगर ये पीने का पानी हम लोग गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूशन इसमें फैला रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, तो मानव उपभोग भोग से ये क्या हो रहा है, ये समाप्त भी हो सकता है। लेकिन इन्हें पुनः बदल दिया जाता है और संतुलन बनाए रखा जाता है। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करें तो इन संसाधनों का सही उपयोग करें जिससे संतुलित वापस बनते रहे और संतुलन बना रहे। उदाहरण के लिए जैसे कृषि की जो फसलें हैं नवीनीकरण के लिए थोड़ा समय लेती हैं। अगर मैं बोल दूं कि आप किसी किसान फैमिली से, या किसी किसान फैमिली को आपने देखा होगा, एक किसान जब फसल उगाता है तो उसको 2 से 3 महीने लगते हैं। 2 से 3 महीने में जब उसकी फसल उगती है तो फसल वो काट लेता है, दोबारा से खेत खाली हो जाता है। अब दोबारा से उसमें फसल आने में कितना टाइम लगेगा, फिर 2 से 3 महीने लगेगा। तो फसल बार बार उगाई जा सकती है। तो ऐसा कह सकता हूँ मैं कि जैसे फसल जो है वो वापस से उग रही है, उसको कुछ समय लग रहा है, थोड़ा समय लगता है उसको वापस आने में। अन्य पानी की तरह तुलनात्मक रूप से अधिक समय लेते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसे हैं जैसे वन बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। हमने अगर वनों की कटाई कर दी तो वन वापस दोबारा उगने में बहुत समय लेंगे। या तो इंसानों को वन रोपण करना पड़ेगा, हम जब तक वृक्षारोपण नहीं करेंगे दोबारा से वन नहीं बनेंगे। हमारे पास पहले बहुत सारे घने वन हुआ करते थे, लेकिन हम जब से हम लोगों ने ये नगरीकरण, ये शहरीकरण शुरू किया है, हमने लगातार शहरों को बड़ा किया है, इंसानों की आवश्यकता बढ़ी है, हमने पेड़ों को काटना शुरू किया और धीरे धीरे वन खत्म होना शुरू हो गए। लेकिन अगर हमें वन को बढ़ाना है तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लग जाते हैं। मैं वहाँ महीनों की बात कर रहा था फसलों में, लेकिन यहाँ वनों में सालों लग जाएंगे उसको दोबारा आपको वापस वैसा ही बेहतर बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि ये उत्तर आपका बिल्कुल सही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लोग प्रकृति का सर्वोत्तम उपयोग कब कर सकते हैं? लोग प्रकृति का सर्वोत्तम उपयोग कब कर सकते हैं, इसका उत्तर आपके पास में हमने वीडियो लेक्चर में इसको समझा था। तो देखिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं लोग प्रकृति का सर्वोत्तम तरीके से जानते हैं। लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपयोग 2 तरीके से कर सकते हैं। ज्ञान या कौशल, ये दोनों एक ही चीज़ है। या तो आपके पास ज्ञान हो, कौशल हो, या प्रौद्योगिकी हो। ज्ञान, कौशल, योग्यता और प्रौद्योगिकी, इन चीज़ों के माध्यम से हम लोग प्रकृति का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका उत्तर आपको मैंने दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, संसाधनों के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये आपसे क्या पूछ रहा है कि आपका कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए संसाधनों के संरक्षण के लिए। हमें संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो आप इसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। हमारी ड्यूटी क्या है दोस्तों, हमारी ड्यूटी है कि हम संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। संसाधन संरक्षण क्या है ये हम समझ चुके थे। आइए देखते हैं इसका उत्तर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें यह करना होगा। हमें क्या करना होगा, हमें सुनिश्चित
हम सुनिश्चित करें कि हमारे प्राकृतिक संसाधन संरक्षित हैं। हम ये सुनिश्चित करें कि हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट नहीं करते हैं। अगर हम हमारे पारिस्थितिक तंत्र को यानी पेड़ पौधे नहीं काटेंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, पानी का व्यवस्थित इस्तेमाल करेंगे, तो और जहाँ भी और जब भी संभव हो हम संसाधनों को नवीकरण करने के लिए प्रॉपर समय देंगे और जितना हो सकता है हम लोग उपभोग को कम करेंगे। ये भी हमें प्रण लेना पड़ेगा। अगर हम लोग उपभोग को कम करेंगे यानी उपयोग को भी में भी कमी लाएंगे तो भी संसाधनों का संरक्षण हम कर सकते हैं। तो इस उत्तर को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, या हम लोग सतत पोषणीय विकास की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। यदि हमें संसाधनों का संरक्षण करना है तो हमें ये तो करना ही करना है, साथ ही हमें सतत पोषणीय विकास पर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों ये था आपका अंतिम उत्तर। आशा करता हूँ कि आपके सारे टेस्ट सीरीज में जितने भी प्रश्न मैंने डाले हैं सारे के सारे आपको पसंद आए होंगे। मैग्नेट ब्रेन आपके लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं। और हमारे वीडियो लगातार देखने के लिए और आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए, उसके लिए आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।